बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में बदतरीन सैलाब था, शदीद मुआशी बहरान का हम शिकार हैं और मदद के लिए पाकिस्तान आलमी बरादरी की जानिब देख रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े सिफारती मिशन पर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने चीनी और रूसी सुदूर समेत मुख्तलिफ ममालिक के अहम रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस इजलास से उन्होंने खिताब भी किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म की अपील पर अब कौन कौन से ममालिक मदद के लिए आगे आते हैं, इस पर बात करना कबल अज़ वक्त होगा, मगर मुआशी मदद के लिए ऐसी कुछ अपीलें इससे पहले वज़ीर आज़म साहब दोस्त ममालिक के सामने कर चुके हैं और बकौल वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। तो एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आपको कर्ज देने पर कतरा रही है, वो हाथ जो हमेशा मदद के लिए बढ़ते थे वो कतरा रहे हैं। अब एक बड़ा चैलेंज है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कि इस फोरम का वो फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के लिए कैसे बंद दरवाज़ों को खोलने में कामयाब होते हैं। प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से कल से कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनको एक हल्के की जानिब से तो सिफारती कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है, दूसरा हल्का इन वीडियोज़ और तस्वीर पर तनकीद कर रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर सियासी जमातों के लिए ठोस सिफारती कामयाबियों के बजाय बेहतरीन तस्वीरें ही सिफारती कामयाबी का पैमाना क्यों बन गई हैं। बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर ये बताएं कि आपकी नज़र में आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के मसाइल इस अहम प्लेटफॉर्म पर रखने में कामयाब हो गए हैं और इसके हमें फ़वाइद भी हासिल होंगे? जी, क्यों नहीं। देखें, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक उभरती हुई तंजीम है और मुस्तकबिल में आने वाले दिनों सालों में इसकी बहुत अहमियत बढ़ जाएगी। तमाम जो ममालिक इसमें हैं वो हमारे खित्ते के ममालिक हैं और उनके साथ ताल्लुकात को वसअत देना, गहराई देना हमारे मफाद में है, अभी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमारे वज़ीर आज़म ने दुरुस्त फैसला किया कि वो वहाँ पे गए और उन सबसे मुलाकातें की। आपने थोड़ा सैलाब के हवाले से की, मैं समझता हूँ कि वो भी एक है इशू, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये देरपा जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशियंस के साथ, ये सारे बड़ी अहमियत के हामिल हैं और आप देखेंगे वक्त के साथ इनकी अहमियत में इजाफा होगा। तो मैं तो आई हैव ए पॉजिटिव एप्रिसिएशन ऑफ दिस पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन दिस इवेंट। सही। सर, आप ये भी समझते हैं कि ग़िज़ाई बहरान का भी हुकूमत को अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में अब ग़िज़ाई बहरान भी सर उठा सकता है? उस हवाले से भी पाकिस्तान ने क्या ये सोच रखा है कि किन किन ममालिक को इंगेज करना है, कौन कौन सा मुल्क है जो ग़िज़ाई बहरान को ख़त्म करने में हमारी मदद कर सकता है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत अहम है कि हम ग़िज़ाई बहरान पे तवज्जो दें और उन मुल्कों के साथ ताउन का सोचें जो हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दूसरे मुल्कों से मदद लेना एक बात है, लेकिन कुछ हम खुद अपनी मदद आप भी तो करें। अब देखें ना, ये सैलाब 2010 में जब सैलाब आए तो हमने एनडीएमए बनाया, तो अब ये 12 साल में हमने क्या तैयारी की चीज की। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये बारिशें 400 गुना ज्यादा हो गई, ये सब कुछ, लेकिन ये काफी हद तक हमें पता था कि सैलाब आते हैं, तो हम सारा वक्त दूसरों से जो इमदाद के लिए सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है कि हम खुद भी तो देखें कि हमने क्या तैयारी की इस सारे सिलसिले के लिए। तो सिर्फ बाहर नजर ना रखें, अपना भी आपको मोबिलाइज करें। पाकिस्तानी कौम में ये जज्बा है कि वो, मेरा तो ये ख्याल है कि हमने भी किसी सिलसिले में अपने में भी झांकना चाहिए। सही। एजाज अहमद चौधरी साहब, अदील वड़ाई साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। एजाज साहब, ऐसी कुछ नज़ीरें मौजूद हैं कि बहुत से ममालिक ने लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी के लिए ICJ से रुजू किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। क्या पाकिस्तान को भी आप समझते हैं कि ICJ जैसे फोरम पर इस मामले को लेकर जाना चाहिए कि जिन बड़े बड़े ममालिक की वजह से या जिन्होंने हमारी कॉस्ट पे तरक्की की है, जिन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में ये जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो ये हमें कंपनसेट करें, ना कि ये हमें कोई हमारी इमदाद कर रहे हों, बल्कि ये हमें इसका मुआवजा दें। क्या हमें भी
कुछ दीगर ममालिक की तरह ICJ में जाना चाहिए? देखिए, जो दीगर ममालिक हमारी तरह वल्नरेबल हैं, उनके साथ मिलकर जो करना है उसको कर कीजिए, लेकिन इससे तवक्कुआत मत लगाइए। मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में शहर में इस वक्त अमेरिका से कुछ 4-5 थिंक टैंक के काफी सारे लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे कादरी यूनिवर्सिटी के। तो मैंने फर्दन सबके साथ बातचीत की है हमारे अपने थिंक टैंक के अंदर, और वो ये कहते दिखाई दिए कि कहते जो UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा वो मॉरल आर्गूमेंट तो ठीक है कि जी पाकिस्तान ने तो नहीं ये की थी एमिशन इतनी, और जबकि भुगतना पाकिस्तान को पड़ रहा है, लेकिन अगर आप उससे आगे जाके समझते हैं कि दुनिया आपको रेपरेशन देगी, मैं उतना पूरी उम्मीद नहीं हूँ इस बारे में। हमने देखा कि पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई 2015 के दिसंबर में, और उसके बाद इतना ऐलान हुए कि जी इतने $बिलियन अवेलेबल हैं फाइनेंसिंग के लिए, एक आना नहीं दिया किसी ने। तो इस वजह से आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी इन चीजों से। ये ज्यादा देते नहीं है। कहाँ मगरबी ममालिक ने पहले रेपरेशन दी, और भी तो 10 चीजों के ऊपर उन्होंने वो कसूरवार हैं। तो इस वजह से आप अपने बलबूते पर ही खड़ा होना पड़ेगा और खुद तजारत करके सनत लगा के अपने खिते के अंदर जो है ज्यादा इक्तिसादी एक्टिविटी बढ़ा के वहां से पैसा, लेकिन इजाज़ साहब हम इस मामले को उस तरह से सेंसिटाइज भी तो नहीं कर सके। हम इस मामले को इजाज़ साहब उस तरह से दुनिया के सामने भी तो नहीं रख सके। हमारा ये जस्र क्यों जा रहा है कि जी हमें इमदाद की ज़रूरत है, हम कोई खुदा न खास्ता हाथ फैला रहे हैं, लेकिन ये आलमी दुनिया की भी तो जिम्मेदारी है। हम उन्हें रियलाइज़ करवाने में शायद कामयाब नहीं हो सके कि ये उनकी वजह से है, उन बड़े ममालिक की वजह से है। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो उनको आगे बढ़कर अब मदद करनी है, मुआवजा देना है। ये हमारा तासुर क्यों जा रहा है कि हम हाथ फैला रहे हैं, हम अपना मौक़िफ़ ठीक तरीके से दुनिया के सामने शायद रख नहीं सके? अरे साहब, दुनिया के सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं गुटरेस, और बड़े काबिल आदमी हैं, बड़ी उनकी आवाज दूर तक पहुंचती है। उन्होंने खुद हमारे मुल्क में खड़े होकर कहा ये कैसे हो सकता है कि आवाज नहीं पहुंच रही। आवाज पहुंच रही है, हर लिहाज से पहुंच रही है, लेकिन जिनकी जेबों में आप समझते हैं कि उनको पैसे निकालने चाहिए, मैं उनकी बता रहा हूँ बात कि उन लोगों की बिल्कुल कोई नीयत नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत कम नीयत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मिलती है वो जरूर ले, लेकिन कैपेसिटी बिल्ड करें अपनी। अगर आपने कैपेसिटी बिल्ड नहीं की तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया की तरफ देखते रह जाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में इतने एक्सपर्ट्स आए हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्लड्स के लिए, और मेरी ख्वाहिश रही है कि काश हमारे NDMA और हमारी क्लाइमेट चेंज वगैरह उनको सुने और देखें कि हमारे अपने मुल्क में एक्सपर्टीज है जो बता सकती है कि आइंदा आने वाले फ्लड्स को कैसे रोका जाए। अब जो आया हुआ है उससे तो निपटना ही है, लेकिन खाली बाहर मत देखिए। सही, आप कह रहे हैं कि खाली बाहर ना देखें, दुनिया की तरफ ना देखें, अपनी कैपेसिटी को भी बिल्ड करने की अहम ज़रूरत है। अदील वड़ाई साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने इस आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का मुद्दा बेहतर अंदाज में रखा और आने वाले वक्त में हम उससे फ़ायदा भी उठाएंगे? देखें, मुझे तो इमरान खान साहब के दौर की वो कुछ चीज़ें याद आ रही हैं जब वो आलमी फोरम्स पर खड़े होकर डंके की चोट पर कहते थे, जहां पर मगरबी ममालिक की जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी नहीं की, वो UN जनरल असम्बली का इजलास हो या दीगर फोरम्स हों, वहां पर इमरान खान साहब ने उस वक्त जिस अंदाज में बात की थी वो दुनिया तक पहुंची भी थी। मैं समझता हूं, जैसा एजाज साहब ने भी कहा, देखें UN सेक्रेटरी जनरल यहां पर आए और वाकई इस मामले को सेंसिटाइज करने की कोशिश की गई जी। लेकिन अब ये भी देखें कि UN की जानिब से जो अपील की गई थी वो $160 मिलियन की गई थी। $150 मिलियन की जो है वो प्लेज किए गए थे, और अभी तक जो फिगर है वो बमुश्किल $40 मिलियन तक भी नहीं पहुंचा। अभी तक तो हमारा जो असेसमेंट है वही ठीक तरीके से नहीं हुई कि हमें अमाउंट चाहिए कितनी। तो यानी एक अभी तक जो हमारे रफ एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक भी हमें जो अमाउंट चाहिए वो $160 मिलियन की अपील थी, और अभी उससे बहुत दूर हैं। उसमें जो बड़े ममालिक हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले, उसमें कौन से ममालिक हैं? उसमें अमेरिका है, उसमें बरतानिया है, उसमें कनाडा है जी। तो इन ममालिक की जानिब से अभी तक उस तरह से कोई रिस्पांस देखने के लिए बरतानिया की तरफ से खास तौर पे बहुत कम अमाउंट जो खबरें सामने आई वो उनकी जानिब से दी गई। हमारा जो हमसाया मुल्क है चीन है, जो कार्बन एमिशन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, अभी तक हमने उस तरह से नहीं देखा कि उनकी जानिब से कोई पाकिस्तान की उस तरीके से मदद जो हम बातें किया करते हैं, जो हम तवक्कुआत लगाए बैठते हैं,
तो इस बड़े फोरम पर अभी जो एलामिया सामने आया है, जो इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है, जो अब से चंद मिनट्स पहले आया है, उस एलामिये में भी वही कमिटमेंट्स तो की गई कि जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुल्कों का किरदार होगा, लेकिन उससे जो ममालिक मुतासिर हो रहे हैं उस हवाले से उन ममालिक के सामने उस तरह से मेरे ख्याल में केस नहीं रखा गया। ये लड़ा जाना चाहिए था, डंके की चोट पर ये केस लड़ा जाना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ये केस आलमी दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए था, उस तरह से ये केस नहीं लड़ा गया। यही सवाल लेके साद रसूल साहब की जानिब बढ़ेंगे। साद रसूल साहब, शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के आलमी प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने खिताब भी किया। आप समझते हैं कि अब से कुछ ऐसा पहले या अभी कुछ चंद दिन पहले भी कह लें कि दोस्त ममालिक तक भी कतरा रहे थे पाकिस्तान की मदद करने से, अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए शहबाज शरीफ साहब क्या पाकिस्तान के लिए बंद दरवाजे खोलने में कामयाब हो पाए? क्या आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बंद दरवाजे खोलने में कामयाब हो पाए हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, मेरा तो आपसे सवाल है। मेरा तो ख्याल है कि देखिए, सारे पाकिस्तान ने अब देख लिया शहबाज शरीफ साहब, और इसके ऊपर सियासत करने की बात नहीं। पाकिस्तान को हर शख्स की मदद है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की रियासत की मदद है, हम सब शहरियों की मदद है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद दरकार है, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद दरकार है, आलमी जो तंजीमात हैं उनकी मदद दरकार है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है और हमें अपने दोस्तों से इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कोई भी शख्स बात करने से पहले ये सबसे पहले इस बात का तयन करता है कि क्या मैं जिसके थ्रू मदद करना चाह रहा हूँ, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक है। अगर मैंने कहीं पे दूर दराज के इलाके में कहीं पे मदद करनी हो तो मैं अपने 2 रुपए 10 रुपए उस शख्स को दूं जिससे कि आगे क्रेडिबिलिटी हो कि हाँ ये दुरुस्त तरीके से डिलीवर करेगा और इसने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली हैं। जब वो तमाम कोशिशें ख़त्म हो गई और इनके अपने वसाइल पूरे हो गए या नहीं पूरी तरह इस्तेमाल हो सके, तो तब इस शख्स ने या इस मुल्क ने मेरे से मदद मांगी है। जब लोग शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं तो ना उन्हें मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नज़र आती है, ना फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नज़र आती है। और जो शख्स इस बात का दावेदार हो कि मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा दर्द है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दर्द है, तो उसके जो करोड़ों के माहलात, जो अरबों डॉलर की जो चीज़ें बाहर पड़ी हैं, अगर मेहरबानी करके उनमें से थोड़ी सी वो पहले ख़ुद खर्च कर दें पाकिस्तान लाके, ताकि किसी और मुल्क को, किसी और लीडर को ये कहा जा सके कि देखें हमने अपने तो वसाइल पूरे कर लिए, हमने अपनी तो तमाम कोशिशात कर ली, लेकिन अब क्योंकि हमारी कोशिशों के बावजूद भी ये मसला एक इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है कि इसको कोई मुल्क भी दुरुस्त तरीके से नहीं उसको एब्जॉर्ब कर सकता था, तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर ये क्रेडिबिलिटी हो किसी के पास तो फिर तो शायद बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं हो तो फिर इसी तरह होगा जिस तरह के इस एलामिया के अंदर भी नज़र आया कि तज़किरा तो ज़रूर किया गया क्लाइमेट चेंज का, जनरल चीज़ों का, कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो आफतें हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन ममालिक साथ ही साथ ये पूछते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि आपके पास बारिश ज़्यादा हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन आपने जो अपने करने वाले काम थे, जो डैम्स बनाने थे, जो नाले साफ करने थे, जो दरियाओं के बंद बांधने थे, जो दीगर चीज़ें करनी थी जो आपका मुल्क खुद कर सकता था अपने वसाइल से, अगर आप वो नहीं कर रहे और हर दफ़ा कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के पैसे हमें दे दो, तो क्लाइमेट चेंज के अंदर तो हम खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोल पावर प्लांट्स तो पाकिस्तान के अंदर खुद भी चल रहे हैं, तो ये लीडरशिप क्रेडिबिलिटी का फुकदान है मेरा ख्याल है, दीगर चीज़ों का नहीं। एजाज अहमद चौधरी साहब, साद रसूल साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। आप समझते हैं कि अंदरूनी सियासी मामलात बैरूनी ताल्लुकात पर असरअंदाज होते हैं? क्यों नहीं होते जी। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपकी इक्तिसाद बेहतर होगी, आपकी पॉलिसीज बेहतर होगी, तो फिर आप और कैसे तवक्को करेंगे कि बाहर की दुनिया ये सोचेगी कि यहाँ सरमायाकारी की जाए। इसलिए ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन साद रसूल साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, क्योंकि दुनिया ये देखना चाहती है कि पहले आप बताइए कि आपने खुद क्या क्या बंदोबस्त किए, क्या काम किए, और फिर हम आपका हाथ बटाएंगे। वो हाथ बटाएंगे, वो ये नहीं करेंगे कि आप कहें कि अच्छा जी आइए ये हमारा मसला, इसको हल कीजिए। कौन करता है दूसरे का मसला हल? तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में पाकिस्तान को सबसे पहले ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि हमें खुद अपने पाँव पे खड़ा होना है। अगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते
तो बाहर की दुनिया दोस्ती का हक अदा करेगी, करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हम आप ये याद रखिए कि सारा बोझ कोई नहीं उठाएगा, कि हमें खुद ही उठाना होगा। तो मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। सही। अच्छा एजाज चौधरी साहब, ये जो बात हो रही है कि मुख्तलिफ ममालिक से हमारे कुछ मुआहदे हो रहे हैं, जैसे रूस से भी, चीन से भी, अब से कुछ अर्सा पहले ये तासुर पाकिस्तान के बारे में जाता है कि जो कर्ज आता है या फिर जो यहाँ पर इमदाद दी जाती है हम उसे सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्या अब पाकिस्तान ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है कि अदम एतमाद का जो ये मामला है सारा, ये कुछ एतमाद बहाल हो सके दुनिया का पाकिस्तान पर? जी, ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी, कि पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है। तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि या वो अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज के ज़रिए दें, या जो NGOs हैं, गैर हुकूमती तंजीमें, उनके ज़रिए दें, लेकिन बड़ा अगलब हिस्सा जो है वो हुकूमत के ज़रिए भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आपकी क्रेडिबिलिटी बने, तो मैं समझता हूँ कि NDM में और जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, इनके ऊपर बड़ा भारी बोझ है। लोग पैसे देना चाहते हैं। मुझे याद है कि हमने तो जब भी ये मौका आया, हमने सच्ची बात है कि कोशिश की अपने, लेकिन एतमाद को ठेस पहुंची है माजी। एजाज साहब ये बताइए, सही किस्म के नहीं बनाए इदारे। जी एजाज साहब ये बताइए कि दुनिया कुछ तो चीज़ें पाकिस्तान को बतौर एक मुल्क, बतौर कौम, बतौर रियासत कुछ चीज़ों पे देखती है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं हो सकती, हमें जो भी करना चाहिए हम इतनी इस तरह के इक़दाम उठाएं कि इस तरह की गुर्बत ना आए पाकिस्तान में कि टेररिज्म की जैसी चीज़ें हो सकें, और दीगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर तो दुनिया यकसर हो जाती है। लेकिन हमारे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, हमारे सर ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो 2-2, 3-3 दफ़ा जो ख़ानदान पावर में आ चुके हैं, क्या दुनिया पाकिस्तान को देखते वक्त इनकी क्रेडिबिलिटी इंडिविजुअली भी देखती है कि क्या प्राइम मिनिस्टर की, इस गवर्नमेंट की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी ठीक है या नहीं, या इस तरह के चीज़ों को डिसरिगार्ड करके रियासतें आपस में बात करती हैं? नहीं, रियासतें जो है वो इतनी बारीकी में नहीं जाती। वो ये देखते हैं कि क्या वक्त की जो हुकूमत है, जो भी है, वो इसकी इज्जत करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या वो अपने शहरियों का एतमाद बहाल कर पाई है हुकूमत, कि वो खुद पहले इन्वेस्ट करें। यानी हमें खबरें मिलती हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा सरमायाकारी है। भाई वो लोग देखना चाहेंगे ना कि पहले फिर पाकिस्तानियों ने कितनी सरमायाकारी की है पाकिस्तान में, तो बाद में आके करेंगे। इसलिए मैं बार बार इस बात को का इयादा कर रहा हूं कि हम इन सियासी उलझनों में मत जाएं। हम इस बात के ऊपर गौर करें कि देखें, ये वक्त आ गया है कि जो भी हुकूमत है, हम अपने पांव पर खड़ा होना सीखें। बार बार जो हम ये कोशिश करते हैं कि बाहर के लोग आके हमारे मसाइल हल करें, वो नहीं करेंगे। और आप देख लें, जितने मर्जी आप ICJ क्या जहां मर्जी चले जाएं, मेरा ये तजर्बा कहता है कि दुनिया ये देखना चाहती है कि आपकी जो भी हुकूमत है, आपका दाखिली मामला है, हम उसमें दाखिल नहीं देते, लेकिन पहले ये बताइए कि आपने और आपके सरमायाकारों ने, आपके सनतकारों ने आपके मुल्क में कितनी सरमायाकारी की है, फिर हम आएंगे आपके साथ उसमें हिस्सा डालेंगे। एजाज अहमद चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी सवाल आपसे, आप खुद भी साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी को देखें तो आप क्या समझते हैं कि साबिक हुकूमत की खारजा पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी, या फिर मौजूदा हुकूमत जो है उसकी खारजा पॉलिसी आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल रही है? देखिए जी, मेरे ख्याल में खारजा पॉलिसी का जो बुनियादी जो उसकी खदोखाल हैं, वो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने उसको उसी तरीके से मेंटेन किया। मिसाल के तौर पर चीन के साथ ये हुकूमत भी, पिछली हुकूमत भी, उससे पिछली हुकूमत भी, सब ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, क्योंकि चीन के साथ हमारी इज्जत करता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ बावजूद इसके के उतार चढ़ाव है, सारे मुल्कों की ख्वाहिश, सारी हुकूमतों की ख्वाहिश रही है कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हिंदुस्तान के साथ बदकिस्मती से वहां पे भी हमने कोशिश की है, लेकिन वो कामयाबी बहुत कम नसीब में आई है। अफगानिस्तान में अगर मसाइल आते हैं तो आपके ख्याल में किसी एक हुकूमत की वजह से नहीं, वो मेरे ख्याल में सारी हुकूमतों की कोशिश होती है। तो खारजा पॉलिसी में मैं उतनी बड़ी बुनियादी तब्दीली नहीं देखता, क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान के एजाज साहब ये बताइए कि जो इमरान खान साहब ने अब से कुछ अर्सा पहले एक क्लेम किया अपनी जलसे में, तकारीर में, जिसमें उन्होंने कोई इस तरह की कुछ बात की कि अगर वो गवर्नमेंट में वापस आए तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को
मोबिलाइज करके हमारा नेशनल डेट रीपे करने की कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये बात की गई तो इस पे लोगों को हैरानी भी हुई, कुछ ने कहा ये हो सकता है, इसके खदोखाल क्या होंगे वो तो हुकूमत आके देखेगी। क्या आपके ख्याल में इस तरह की कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है? क्या इस तरह की ये मोबिलाइजेशन हो सकती है? देखिए, मैंने जो हमारे एक बहुत दोस्त चीन में बड़ा अरसा रहे, उन्होंने मुझे बताया कि डेंग जियाओपिंग ने जब अपना सिलसिला चेंज किया और सनतकारी की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, तो डायस्पोरा, चाइनीज डायस्पोरा का पैसा आया और उसमें वो लगा। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज्यादा पाकिस्तान पे ईमान रखता है। मैं गल्फ में भी रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ, और मैं आपको बताऊं कि वो ये सलाहियत रखते हैं। एक शर्त है, उसकी शर्त ये है कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रख सकेंगे, क्या आप इकोनॉमिक जोन्स बना सकेंगे, क्या आप वो तमाम जो पैसा आप जिसकी तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैसा फेंकेगा नहीं, वो ये देखेगा कि क्या जब मैं पैसा लगा रहा हूं उसका मुनाफा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर आप वो कर सकें, अगर वो एतमाद बहाल कर सकें, तो मैं आपको बताऊं कि ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनन आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद थे और यही कह रहे थे कि आलमी दुनिया सिर्फ आपका हाथ बटा सकती है। अपने आप को मुआशी तौर पर स्टैंड करने के लिए हमें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, ख़ुद स्टैंड होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हम ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिन सियासतदानों से हम मुल्की मसाइल के हल होने की तवक्को लगाए बैठे हैं वो फिल वक्त आपसी उलझाव का शिकार हैं, मगर इस सियासी तलखी को कम करने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुफाहमत की आवाज़ बनकर सामने आए हैं। दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि सियासी मुफाहमत के लिए तमाम फरीकैन का एक छत तले जमा होना अब नामुमकिन नहीं। इंतखाबात शायद एक बेहतर हल है इन बहरानों से निकलने का। कौम को भी क्लियर लीडरशिप चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट हूँ मैं, तो लिहाजा मैं लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करके और उनके सामने बातचीत रख सकता हूँ। सब मिलकर किसी चीज़ पर इत्तेफाक करेंगे। पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। माशी बहरान इस लेवल पर ना चला जाए कि लोग ऑन द स्ट्रीट्स आएँ और फिर पाकिस्तान की हुकूमत को मुख्तलिफ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। कौम के अंदर इत्तेफाक का रास्ता यही है, कुछ गिव एंड टेक कर कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू अब दूर नहीं है। मुल्क जिन मुआशी मसाइल का शिकार है, मुख्तलिफ मसाइल में पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। कहीं से जो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना था पेट्रोल की कीमत में कमी की सूरत में, वो भी एक दस्तखत की नज़र हो गया, वो भी हमें ना मिल सका। तो ऐसे में सियासतदानों के रवैयों को देखते हुए लगता है कि सदर मुमलिकत की कोशिशें कारगर साबित होंगी। इसी का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से। साद रसूल साहब, मुफाहमत की बात आप भी करते हैं, सदर मुमलिकत भी अब कर रहे हैं और अदील बड़ाई साहब भी यही कहते हैं कि जाहिर है आप बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, मिलकर बैठेंगे तो ही मसाइल हल होंगे। सदर मुमलिकत तो कह रहे हैं कि जल्द अच्छी खबर आने वाली है। हम इस बात को तो मुबारक कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर सदर मुमलिकत या किसी की भी काविशों से ये बात जो हमारा सियासी इस वक्त मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, जिसमें रियासत के इदारों के ऊपर लोगों को पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, तो अगर ये बात ख़त्म हो, जितनी जल्दी ख़त्म हो, जितनी जल्दी पाकिस्तान आगे बढ़े इसमें से, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे सदर पाकिस्तान की इस बात की पूरी तरह समझ नहीं आई। अगर किसी तरह कुछ वजाहत मिल सके, अगर वो ख़ुद ही कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कि ये बात तो दुरुस्त है कि वो बतौर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट
वो सब लोगों से बात कर सकते हैं, सब लोगों की तक उनकी दस्तरस है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से तो शायद वो बात करके इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दीगर लोगों को शायद किसी तरीके किसी बात के ऊपर इकट्ठा कर सकें, लेकिन वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में पाकिस्तान के इदारों से बात करेंगे, ख़ास तौर पे जुडिशरी से किस कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट के अंदर बात की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का मसले हैं उन सियासी तौर पे उनमें दो बुनियादी मसले हैं। सबसे पहले ये कि लोगों को, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात करने की कोई स्पेस उन्होंने आपस में बरकरार नहीं रखी, गालम गलोच किया, एक दूसरे को नाम बुलाए, कहा मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊँगा, दोनों साइड्स ने किया। एक तो ये बात है, इसको तो सदर मुमलिकत ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात जो है कि पीटीआई कहे कि मुझे हाई कोर्ट नहीं पसंद, या नून लीग कहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं पसंद, और कोई कहे कि मुझे कोई और दूसरा इदारा नहीं पसंद, और एक कहे मुझे ये अफसर नहीं पसंद, और दूसरा कहे मुझे वो नहीं पसंद। इस बात को सदर मुमलिकत कैसे करेंगे, ख़ास तौर पे जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो जुडिशल आर्म है वो तो सदर मुमलिकत के उस तरह दस्तरस के नीचे नहीं आता। हाँ, उनकी बात सुन सकता है, उनकी इज़्ज़त करता है, उनकी किसी प्रपोज़ल पे नोटिस पे गौर कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ी से सदर साहब इसके खदो खाल वाज़े कर दें कि इसके अंदर वो किन स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, उनसे क्या बात होगी, क्या कहीं कोई सेटलमेंट होगी उनके साथ, कि कोई मुकदमात पे बात हो रही है कि उन मुकदमात में क्या बनेगा, या मुकदमात को छेड़े बग़ैर, अदालत को छेड़े बग़ैर उस पे कैसे बहाल करेंगे एतमाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का। ये असल पाकिस्तान का मसला है जो कि मैं नहीं समझ पाया कि सदर पाकिस्तान इसको कैसे ठीक करेंगे। अदील वड़ाई साहब, हुकूमत का काम होता है आग को हवा ना देना, आग को बुझाना। यही बात हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से भी किया करते थे। अब मौजूदा हुकूमत वही कर रही है जिसका इल्ज़ाम वो साबिक हुकूमत पर लगाती थी। उनका इल्ज़ाम नैब के साथ होता था, तो अब हुकूमत के सरपरस्त जो इदारा FIA, उसके तहत जो है सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर छापा मारा गया। तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत उनके खिलाफ कर रही है। इस माहौल को अब देखते हुए और सदर मुमलिकत का ये बयान कि ब्रेक थ्रू करीब है, अच्छी खबर आने वाली है, कोई आप माहौल बनता देख रहे हैं मुफाहिमत का? और अदील साहब, अगर ज़रा ख़ास तौर पे वजाहत कर दीजिए, आप इस्लामाबाद में हैं, कि जुडिशरी या नैब भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सदर के नीचे उस तरह फॉल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सदर के नीचे फॉल नहीं करता। इन तमाम इदारों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ा कीचड़ उछाला। सदर साहब इसको कैसे वापस लेके आएंगे? साद रसूल साहब, इस सारे सूरत हाल में सदर साहब का किरदार मेरे ख्याल में इतना ही है। ठीक है, वो सरबराह मुमलिकत हैं, लेकिन उनका किरदार ये है कि उनका एक ऐसी जमात के साथ ताल्लुक़ रहा है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत के लिए ट्रबल क्रिएट कर रही है, जो इस वक्त मुज़ाहमत कर रही है, जो इस वक्त इदारों के हवाले से भी जिसकी लीडरशिप इस वक्त मुज़ाहमत कर रही है। तो उसमें उनका जो किरदार है सिर्फ अपनी जमात को समझाने का ज़्यादा है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उनका कोई किरदार नहीं है। और अभी जो रिसेंट राब्तों की बातें हुई हैं, मेरी इतला के मुताबिक ये राब्ते सिर्फ अभी नहीं हुए, बल्कि ये राब्ते अब से कुछ हफ्ते पहले से जारी हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई मुस्बत पेशरफ नहीं है। अच्छा। इसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके। कता कलामी की माजरत, ये रेजिस्टेंस क्या इमरान खान साहब की जानिब से देखने को मिल रही है या फिर इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से? देखें, इसमें कोई भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। सदर भी जिस बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे वो तो इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तारीख दें। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएं जी। लेकिन इंतखाबात अब 2022 में तो किसी सूरत हो नहीं सकते, 2023 में ही होने हैं। अब 2023 के शुरू में हो या अगस्त के बाद हो, तो ये इतना बड़ा मार्जिन कोई है नहीं है। तो इमरान खान साहब का इस वक्त जो मुतालबा है वो इस सूरत में है, या सदर मुमलिकत भी जो बात कर रहे हैं कि आप इंतखाबात का कोई टाइम फ्रेम दे दें। एक टाइम फ्रेम दे देने से इमरान खान साहब की भी फेस सेविंग होगी, हुकूमत के लिए भी फेस सेविंग होगी। और इसमें अभी तक
टाइम फ्रेम के हवाले से भी चीजें तय नहीं हैं। अगर टाइम फ्रेम यही देना है कि अगस्त के बाद इंतखाबात होने हैं, जो कि असेंबली मुद्दत पूरी करती है, और वो अक्टूबर में होने हैं, तो अदील साहब क्या हासिल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? अदील साहब, ये बात जो है ये किससे हो रही है सदर की? देखें, सदर मुमलिकत जो हैं इस वक्त, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, जो इस वक्त हुकूमत भी है, इसमें इमरान खान साहब भी हैं, इसमें पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो से जुड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जी, वो भी हैं इसमें। लेकिन सदर साहब की जो एफर्ट है उसमें कोई बड़ी कामयाबी ठीक है। अदील वड़ाई साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि बड़ी जो सदर मुमलिकत साहब एफर्ट्स कर रहे हैं उसकी कोई आपको सूरत हाल बनती दिखाई नहीं दे रही। एक डेड लॉक की सूरत हाल आप समझते हैं कि इस वक्त है। इसी तरह का एक डेड लॉक पंजाब में भी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। पंजाब के डेडलॉक की बात करते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम करने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल 14 दिन की रुखसत पर चले गए। अब उनकी जगह चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इजाफी चार्ज दिया गया है। इससे पहले भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। असल कहानी है क्या, इस पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब जब मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की गई है सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि 14 रोज़ की रुखसत लेकर चले गए चीफ सेक्रेटरी? देखिए, ये मामला काफ़ी पुराना चला रहा है और जब सूबाई कैबिनेट का इजलास होना था उससे एक रोज़ कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल को किसी शख्स की कॉल आती है जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, और वहाँ पर काफ़ी जो है वो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बाकायदा तस्दीक चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद भी कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया, परवेज़ लाई साहब से रब्ता किया, लेकिन बात ना बनी और उन्होंने पंजाब में काम करने से इनकार कर दिया कि ऐसे माहौल में जब मेरिट पर और बेहतरीन काम करने पर जो है वो तरजीहात में शामिल हों तो इस मौके पर जो है वो हमें जो है वो फोकस ना किया जाए तो ऐसे माहौल में काम नहीं किया जा सकता। जब साफ ज़ाहिर पंजाब में जो है वो काफ़ी जमातें मिलकर जो है वो किसी भी सूबे में हुकूमत बनाती हैं तो वहाँ पर ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हुकूमत बनी, सूबाई वज़रा बने, तहरीक इंसाफ कुछ और अहकाम देती रही, इस तरह वज़ीर आला ऑफिस से मज़ीद कुछ अहकाम दिए जाते रहे। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब खुद जो है वो चीफ सेक्रेटरी से राब्ते में रहे, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐसे माहौल में काम करने से कतराते रहे और वो ये कहते रहे कि मुझे ये बताएं किसी एक डायरेक्शन से जहाँ से मैंने डायरेक्शन लेनी है और उस पर अमल दरामद करना है। बेशुमार अफसरान के तबादलों और उनके तकाज़ुल के हवाले से है वो मामला काफ़ी हसन, इसमें कोई कुछ बात गर्दिश कर रही थी, कितनी सच्चाई है इसमें कि इसमें कुछ सियासी वाबस्तगी भी है या कुछ सियासी झुकाव भी ब्यूरोक्रेसी का किसी एक जमात की तरफ कुछ अफसरान का है? देखें साद रसूल साहब, दो चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी तो ऐसी है जो अभी भी मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखती है और एक ऐसा ग्रुप है जो काफ लीग के साथ ताल्लुक़ रखता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना चाहता है। ग्रुपिंग तो कई सालों से और हमेशा से चलती आ रही है। अब तो बिल्कुल वाज़ेह सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन क्योंकि ओहदे लेने हैं, पोजीशन लेनी है, तो उस वक्त जो है वो मौजूदा जो सेटअप है उसको सपोर्ट करते हैं। अब जब सारी सिचुएशन बनी तो उस टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ये कहा कि मुझे वफाक भिजवा दें। 6 अगस्त को खत लिखा गया, नहीं बनी बात। फिर 18 अगस्त को पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब ने खुद 3 अफसरान का पैनल वफाक को भिजवाया था। फिर ज़िमनी इंतखाबात आ गए, मामला रोकना पड़ गया। जब बीच में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हुए तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैं पंजाब में काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी म्यूजिकल चेयर का हिस्सा बनूं, मैं नहीं चाहता कि 2 से 3 इजला का चीफ सेक्रेटरी बनकर काम करूं, तो मुझे वफाक बुला लें। काम नहीं हुआ तो उन्होंने कल जो है तमाम अफसरान का इकट्ठ किया। तकरीबन 121 अफसरान शामिल थे, साबिक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज और मौजूदा सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स। वहाँ पे उन्होंने खाना खुना दे के अलविदाई मुलाकात की और काम करने से माजरत कर ली। आज उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इस वक्त तक जो मेन मकसद सैलाब के हवाले से था वो अभी तक मामला इल्तवा का शिकार है। इस सारे मामले में जो वहाँ के बुनियादी मसाइल थे वो खराब होते दिखाई दिए। बुनियादी मसाइल एक तरफ हो गए, ये मामला सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गया। हसन रजा, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि विफाक चीफ सेक्रेटरी की खिदमात वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है?
देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो वो ये चाहते ये हैं कि जब तक तरीके इंसाफ में जो है वो इख्तलाफात बढ़ते रहें उनको फ़ायदा भी होगा। वो ये नहीं चाहते कि इन तीनों में से किसी एक ऐसे ऑफिसर को तैनात किया जाए जिससे मामला जो है वो मुस्बत अंदाज में आगे लेके चले जा सकें या वफाक कोई फैसला करे। वो ये चाहते हैं मामला को जितना हो सकता है वो उसको पेंडिंग किया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अगर यहाँ पर थे तो फैसला हो सकता था, लेकिन अब वो बाहर चले गए, मामला मजीद पेंडिंग हो गया। वफाक किसी तरीके से मामला को इल्तवा का शिकार तो रख रही है। दूसरी जानिब इससे सारे मामले से अगर देखें जो सैलाब के हवाले से, अगर मैं खुसूसन तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि सारे मामले पर जो सैलाब ज़दगान है, आगे सर्दियां आ रही हैं, हालात मजीद वहाँ पर ख़राब होंगे। अभी तक वहाँ पर खाने पीने के हालात बेहतर नहीं हुए, उनको छत नहीं मिली। हज़ारों अफराद जो हैं वो अभी तक उन पर उनको छत नहीं दी गई, उनको खाने पीने की सहूलियात नहीं दी गई। उनके लिए जो हालात ख़राब हो चुके हैं, अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे वो बर्बाद हो चुके हैं। अभी तक वो बेयार और मददगार बेआसरा वहाँ पर मौजूद है। वो ये चाहते हैं कोई एक्शन ले, इकदाम करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक वहाँ पर कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए जिससे सैलाब ज़दगान हज़ारों अफराद को फ़ायदा पहुँच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। साजिद रसूल साहब, आपने हसन रज़ा की बात सुनी, आपकी समझ में क्या आया? मामला इख्तियारात का है या इख्तियारात में मुदाखलत का? देखिए, मेरा ख्याल है कि इख्तियारात और इख्तियारात में मुदाखलत दोनों का शायद मामला हो, लेकिन बात हमने ये देखी कि जब भी सियासी बहरान किसी जगह पे पाकिस्तान में आता है तो ब्यूरोक्रेसी उसका एक हिस्सा बन जाती है, कभी ठीक तरीके से कभी गलत तरीके से, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक रोल इख्तियार कर लेती है कि नहीं हमारा थोड़ा झुकाव इसकी तरफ है, उसका थोड़ा झुकाव इसकी तरफ है। सारे आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चेंज करने पड़ते हैं काम करवाने से पहले, वरना जो सियासी लीडरान हैं उनके काम नीचे की इस्टेब्लिशमेंट तक नहीं होते या नीचे गाँव ज़िलों में नहीं होते। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। देखिए, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपका काम है रियासत का काम करना। चले आप किसी रियासत का काम नहीं भी करना चाहते, आपके ख्याल में उसमें बड़ी सियासी मुदाखलत है, तो आजकल तो एक लोग हर जगह पे कुरा रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, मेहरबानी करके अपनी एनर्जीज़ को, इस तरह के इकट्ठ को, इस तरह की दीगर चीज़ों को अगर सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद ज़्यादा मुनासिब हो, वरना ब्यूरोक्रेसी उसी तरह चलती रहेगी जितनी दुआएं पहले मुल्क वाले पाकिस्तानी देते रहे हैं, उसी तरह की दुआएं आइंदा भी ये लोग लेते रहेंगे। ठीक है साजिद रसूल साहब, आपके इसी कमेंट के साथ प्रोग्राम से नाजरीन से इजाज़त। कल मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।